ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज 26 अक्टूबर 2020 में हिंदी जो कक्षा 8 हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए हम व्यवहारिक व्याकरण के बारे में हम पढ़ रहे हैं और बच्चों व्यवहारिक व्याकरण को जानने के लिए उसके पहले हम उसके लैंग्वेज के बारे में उसकी डेफिनेशन के बारे में हमें बेहद जरूरी है जानना विद्यार्थियों कि सबसे पहले भाषा आपका एक टॉपिक आता है व्यवहारिक व्याकरण में। व्यवहारिक व्याकरण में आपका पहला टॉपिक होता है कि भाषा किसे कहते हैं। अमूमन हर प्राणी से या किसी भी विद्यार्थी से ऐसी उम्मीद हर कोई रखता है कि भाषा किसे कहते हैं। कोई भी आपसे पूछ ले कि आप बताइए भाषा किसे कहते हैं तो बच्चे अनायास ही उसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्लियर नहीं दे पाते हैं। तो आज हम इस विषय में जानेंगे कि भाषा की डेफिनेशन क्या होती है कि मानव द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से करता है वह समझता है उसे भाषा कहते हैं। जनरल सी बात है कि आपने सुना, हमने कहा और आपने सुना, ये जो माध्यम है ये विचारों का माध्यम है, शब्दों का माध्यम है। मेरे मन में उत्पन्न जो विचार हैं वो विचार आपने सुने, आपने सुनकर के जो विचार उसके रिएक्ट किए, आपने उनका जो उत्तर दिया, वो जो माध्यम होता है वह भाषा के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों हमने पूर्व वीडियो में आपको इस विषय में अवगत भी कराया था कि भाषा किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं। अब ये सब हमने जाना था, वो एक उसका पार्ट लैंग्वेज का अलग था, लेकिन हम यहाँ ये पढ़ रहे हैं कि डेफिनेशन जानने के बाद में होता है कि भाषा के जो प्रकार आपने जाने। एक बार फिर मैं इसको मौखिक रूप से रिवाइज कर देता हूँ कि परिभाषा जानने के बाद में कि दो ही प्रकार होते हैं। आपने पूर्व में कक्षा में पढ़ा होगा 3 होते हैं, नहीं, इनके हम 3 रूप पढ़ेंगे। जैसे प्रयोग भाषा के प्रकार के 2 होते हैं, पहला प्रयोग के आधार पर और स्थान के आधार पर। आप जरा अपने मोबाइल की स्क्रीन को अच्छे बोर्ड से को सही देखें और इसको समझें कि कैसे क्या लिखा है। प्रयोग के आधार पर, स्थान के आधार पर। प्रयोग के आधार पर सांकेतिक, मौखिक और लिखित, और स्थान के आधार पर स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। ये जो भाषाएं जो प्रकार हैं। अब जैसे संकेत जो इशारों में जो हम बात करते हैं, इशारे समझते हैं, संकेत करते हैं शरीर के या शरीर के किसी भी अंग के द्वारा, उसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। मौखिक जो मुख्य शब्दों के वर्णों के द्वारा या वर्णों के द्वारा हमारे मन के विचार आपको एक दूसरे को कहे और सुने जाते हैं, मौखिक होती है। लिखित वह जो शब्दों को अपने जो कागज के ऊपर लिख करके हम किसी को प्रेषित करते हैं या अपने मन के उद्गार हम लिख करके व्यक्त करें उसको लिखित कहते हैं। ये आती है प्रयोग के आधार पर। ये आता है स्थान के आधार पर। स्थानीय भाषा जो होती है हमारा जो रूरल जो स्थानीय क्षेत्र है जहां हम रह रहे हैं, हर प्राणी अलग अलग स्थानों पर रहता है, उनकी एक अपनी मदर लैंग्वेज होती है, स्थानीय मदर लैंग्वेज जिसको हम कह सकते हैं। जैसे यहाँ हम शेखावाटी रह रहे हैं तो यहाँ पर मिश्रित हिंदी खिचड़ी भाषा जो बोली जाती है वो स्थानीय भाषा होगी, जिसको हम बोलते हैं रूरल लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? रूरल लैंग्वेज। ये होती है राष्ट्रीय भाषा, जो कि राष्ट्रीय भाषा होती है जो नेशनल लैंग्वेज के नाम से, जो कि एक प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक लैंग्वेज होती है। हमारा देश भी एक राष्ट्र है और राष्ट्र है तो इसकी भी एक नेशनल लैंग्वेज है, वो है हिंदी। और हिंदी के साथ प्रयोग के साथ अंग्रेजी भाषा का भी बोलबाला हमारे यहाँ ज्यादा देखने को मिलता है। तो मोस्टली हमारे यहाँ 14 सितंबर 1949 को संविधान के द्वारा ये प्रस्ताव हमारे अग्रणी नेताओं के द्वारा ये तय किया गया कि राष्ट्रभाषा हिंदी को भी इसमें क्या है मान्यता दी जाती है, तो नेशनल लैंग्वेज होगी। अब आता है अंतरराष्ट्रीय भाषा। विद्यार्थियों अंतरराष्ट्रीय भाषा वह होती है जिसको इंटरनेशनल लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। तो एक देश से दूसरे देश में हम अपने कार्य क्षेत्र के लिए या किसी कार्य के पर्पज से या एक दूसरे का आना जाना, प्रश्नोत्तर और पत्र व्यवहार होता रहता है, तो उसका एक हमें माध्यम होता है लैंग्वेज। वो लैंग्वेज एक इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है, वो होती है अंग्रेजी। तो अंग्रेजी जो होती है प्रत्येक राष्ट्र के लिए विशेष महत्व की है।
इससे आप इनको समझने का प्रयास एक बार फिर करें। अब आती है बात मुख्य मुद्दे की। विद्यार्थियों, ये जो भाषा के बारे में आपने जाना, परिभाषा, इसके प्रयोग, प्रकार, दो सब, लेकिन आपसे पूछ लिया जाता है कि भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, किस शब्द से हुई और इसका अर्थ क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है जिसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी। अब विद्यार्थियों, ये संस्कृत सभी भाषाओं की जननी कहा गया है, माना गया, ऐसे हमारे शास्त्र माने गए हैं, माने हैं शास्त्रों में। अब आता है भाष का मतलब तो उत्पन्न व्यक्त वाणी। अब जो भी जैसा जीव होता है वह वाणी वैसे ही बोलता है। इस संस्कृत के माध्यम से व्यक्त वाणी धातु भाष से इनका निर्माण होता है। तो आप ये भी इसको देख लें। अब आती है कि इसका आपने भाषा शब्द का अर्थ तो जान लिया, भाषा उत्पत्ति जान ली, लेकिन इसकी जो इकाइयां कौन कौन सी होती हैं, इकाइयों के बारे में जाने की। भाषा की इकाइयां मुख्यतः 5 होती हैं। कितनी होती है विद्यार्थियों? 5 होती हैं। अब 5 इकाइयां कौन कौन सी होती है आपने छोटी कक्षाओं में भी जाना होगा, लेकिन अब जो समय के अंतराल आप आगे कक्षाओं में जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग अगर हम समझेंगे कि इनके 5 रूप होते हैं या प्रकार होते हैं, लेकिन इनका हम कैसे इनकी डेफिनेशन और किस प्रकार से हमें इनको यूजुअल बनाना है, कैसे इसको यूज में लेना है। पहला आता है ध्वनि। विद्यार्थियों, ध्वनि मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ही ध्वनि कहलाती है। प्रत्येक स्वतंत्र आवाज को क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है। कोई भी प्राणी, ये नहीं कि मानव ही, कोई भी प्राणी स्वतंत्र रूप से मुख से कोई भी ध्वनि निकलता है, आवाज निकालता है, क्या होता है? ध्वनि कहलाती है। जैसे कोई भी जैसे जीव जंतु गुनगुनाता है, कोई तो आवाज निकलती है, साउंड जिसको बोलते हैं। अब आता है ध्वनि के बाद में वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। मुख से उच्चारित, इसकी डेफिनेशन में सुना देता हूं आपको कि मुख से उच्चारित वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका अंतिम रूप से टुकड़े या विभाजन नहीं होता उसे वर्ण कहते हैं। तो इसमें शॉर्ट ऑपरेशन क्या, डेफिनेशन क्या हुई कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। जैसे क, ख, ग, घ, पूरे जो वर्ण होते हैं वो सबसे छोटी इकाई में के रूप में जाने जाते हैं। अब आता है तीसरा हमारा होता है शब्द। अब वर्णों से देखो, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है, तो वर्णों के सार्थक समूहों को क्या बोला मैंने? शब्द क्या कहलाता है? वर्णों के सार्थक समूहों को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। देखिए, ये आपने ध्वनि निकाली, ध्वनि से वर्ण निकले, वर्ण से शब्द निकले। अब शब्दों से आगे बढ़ते जाएंगे पद और वाक्य। तो आपने क्या जाना? वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब आती है बात पद क्या होता है। चौथा हम पद पढ़ रहे हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यवहारिक रूप को क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। देखो बेटे, शब्द जो होते हैं उनको व्यवहारिक रूप में लाने के, जैसे कमल खेल रहा है, ये शब्दों से वाक्य का निर्माण हो गया, पद बन गया छोटा पद। वह खेलता है, वह सोता है, वह खाता है, वह पीता है, वह बैठा है, जो भी ये पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यवहारिक रूप, जैसे आप डेली जीवन में अपने बोलचाल के रूप में इसको उपयोग में लेते हैं, वो क्या है? व्यवहारिक शब्द यहाँ लिखा है, इसको हम बोलते हैं पद। अब बात आती है पांचवा वाक्य। पांचवा वाक्य शब्दों के मेल से एक पूर्ण विचार प्रकट होता हो, या हमारे शब्दों के मेल से क्या हुआ? एक पूर्ण विचार प्रकट होता हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वाक्य कहते हैं। अब ये तो आपके जो मन के अंदर विचार आए, तो उन विचारों को आपने पूरे सेंटेंस में कहने का प्रयास किया। भाव जो होते हैं लंबे भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं वाक्य क्या हुआ, जैसे कि बच्चे मैदान में सुबह 2 घंटे से खेल रहे हैं, खेलते खेलते वो इतने परिपक्व हो गए, इतने तैयार हो गए तो किसी ने वो क्या है, कोई भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। तो ये कितना बड़ा एक वाक्य बन गया। तो वाक्य बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। अब ये आपने जाना कि भाषा की इकाइयां 5 होती हैं
और 5 इकाइयों में पहला ध्वनि, बाद में वर्ण, बाद में शब्द, बाद में पद और वाक्य। बच्चों, ये जो हम जनरल ग्रामर की बात करते हैं हिंदी की, व्यवहारिक व्याकरण की बात करते हैं। व्यवहारिक व्याकरण में विद्यार्थी को पहले ये आवश्यक है कि इनको जानना जरूरी होता है। कहते हैं कि जानोगे नहीं तो समझोगे कैसे, और समझोगे नहीं तो जानोगे कैसे। ये जो कड़ी है आपके जीवन में, हर कोई जीवन में कोई ना कोई इसका वजूद होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप भी इनको सीखें और समझें और जीवन में इनको ग्रहण करें और इनका उपयोग जो जहां भी होता है उसका करते रहें। तो आपको इसको अच्छे से समझना है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको मोबाइल से इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोटबुक में अच्छे से करना भी है। तो आप इसको नोटबुक में नोट करके और तैयार करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।